आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची की हालत ज़ार के हवाले से हमने जब जानकारी के लिए अखबारात उठाए और मज़ीद कुछ कंसल्टेशंस की तो हमें पता चला कि कराची को शहर कायद, रोशनियों का शहर, फाइनेंशियल हब ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का किसी वक्त में दारुल खिलाफा और साथ साथ उरूसुल बिलाद भी कहा जाता था। उरूसुल बिलाद का मतलब जब हमने जानने की कोशिश की तो हमें पता चला कि उरूसुल बिलाद कहते हैं शहरों की दुल्हन, यानी कि शहरों में से वो शहर जो इंतहाई खूबसूरत शहर, उसको उरूसुल बिलाद कहा जाता है, शहरों की दुल्हन कहा जाता है। आज शहरों की दुल्हन जो है क्यों रुस्वा है, क्यों नाराज है, किसकी नजर इसको खा गई है? आर्मी चीफ साहब भी तशरीफ ले गए, यहां से हुकूमत की तरफ से वजीर दाखिला साहब चौधरी निसार साहब भी तशरीफ ले गए, कुछ फैसले किए गए हैं जिसमें इस्तेदाद बढ़ाने की भी बात की जा रही है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की। उस हवाले से बात करेंगे कि कराची के शहर में आने वाले दिनों में क्या क्या तब्दीलियां देखी जा सकती हैं। मेहमानों का हम आपसे तारुफ कराए देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। उनके साथ तशरीफ रखते हैं फैसल करीम कुंडी साहब, साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उनके साथ तशरीफ रखते हैं फयाजुल हसन चौहान साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर निहाल हाशमी साहब, मेंबर कायमा कमेटी सेनेट बराए इत्तलात, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। सेनेटर साहब, आपने इब्तदाइया हमारा सुन लिया, चौधरी निसार साहब तशरीफ ले गए थे। आर्मी चीफ साहब ने कहा कि दहशतगर्दों को खत्म करने तक, अमन की वापसी तक कराची में ऑपरेशन जारी रहेगा। वो क्या फैसले किए गए हैं जिससे ऑपरेशन तेज भी होगा, मुअस्सर भी साबित होगा? निहाल हाशमी साहब। आप आएंगे? मैं तो चेक सुनने आऊंगा। जी निहाल साहब, मुझे सुन सकते हैं? निहाल हाशमी साहब, मुझे सुन सकते हैं? अच्छा जी, आप अब मिला लीजिएगा तो हमें बताइएगा। अमजद शोएब साहब, यही सवाल आपसे है, वो फैसले क्या किए गए हैं आपकी नजर के अंदर या किए जाएंगे जिनकी वजह से कराची का ऑपरेशन तेज भी होगा, अमन व अमान को भी इंश्योर किया जाएगा? वजीर आला सिंध साहब कहते हैं कि मामलात कराची में तो सिर्फ ज़मीन और ज़र के हवाले से हैं, बाकी तो ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात जो वज़ीर आला ने की है ये बड़ी हद तक दुरुस्त है, लेकिन थोड़ा लेट उन्होंने की है। शुरू में ये रियलिटी समझनी चाहिए थी। कराची शहर जो है इसके दो खसूसियात ज़हन में रखनी चाहिए। एक तो आबादी है 2 करोड़ से ज़्यादा, और जराइम पेशा लोगों को छुपने की आसानी है, सहूलत है, वहाँ पर गुम हो जाते हैं आबादियों में। और दूसरा यह है कि पैसा बेपनाह है वहाँ पे और सारी जंग उसी की होती है। आप टेररिज्म किसी भी मकसद, वसाइल हैं, आप टेररिज्म किसी भी मकसद के लिए चलाएं, पीछे पैसा होगा तो उसको आगे प्रमोट किया जा सकता है, चलाया जा सकता है, वरना वो चलता नहीं है। और वो सहूलत पैसे की, नाजायज़ पैसे की, वो सारी कराची में मौजूद है, दूसरे शहरों में निस्बतन कम है। और यही चीज़ होती है, जैसे आप कहीं किसी चौराहे पे देखें तो भीख मांगने वाले वहाँ पे आपको मुकर्रर वो नज़र आते हैं डेली, और कहा यह जाता है कि जी ये जो चौराहे हैं ये बिकते हैं। एक यानी वही गिरोह जो है वो जो जिसको कब्जा दिया जाता है और पैसे लिए जाते हैं। तो बाकी शहरों के लिए भी बात ठीक है। अब कराची में जैसे जैसे हालात बेहतर होते हैं, भत्ताखोरी कम हो गई तो भत्ताखोर गिरोह जो है वो भी तेज़ हो जाता है। अगर वहाँ पे आपने खाने कलेक्ट करने का काम रोक दिया या आपने फितराने लेने का काम रोक दिया, भी आ रहा है फितराने का वक्त भी आ रहा है, तो आमदनी के बहुत बड़े ज़रिए जो हैं वो रुक गए। फिर अगर आपने करप्शन पकड़ ली है तो वो फाइनेंस करने वाले, ये यानी ये जो प्रॉब्लम थी ये शुरू हुई थी जब पहली दफ़ा आपने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ऊपर जब हाथ डाला तो वो वहाँ से ऑफिस के ऊपर। तो कहने का मकसद ये है कि ये पीछे है पैसा, जहाँ कहीं पैसा की वो चैनल उससे फ्लो सूखती है तो वो उठ के लड़ना शुरू कर देते हैं। और दूसरी तरफ ये है कि जो पैसा खा गया हुआ है, खाया गया है, या ज़मीनें कब्जे हो चुकी हैं, अगर उन पे आप पाँव रखते हैं तो उधर से वावेला मचता है। नतीजा ये है कि आज कराची के ऑपरेशन के ऊपर कराची के अपने जो पार्टीज़ ग्रुप्स, 2-3 जो मेन कंसर्न ग्रुप्स हैं, वो उनकी पॉलिटिकल विल साथ नहीं है। पॉलिटिकल विल ही साथ नहीं है। अगर पॉलिटिकल विल साथ नहीं है तो फिर निजाम कैसे चल रहा है, हुकूमत कैसे चल रही है? मैं बताता हूँ,
जब MQM के किसी आदमी को आप पकड़ते हैं तो वो कहते हैं जी रेड लाइंस क्रॉस हो गई, ये तो ऑपरेशन सिर्फ हमारे खिलाफ हो रहा है। पीपल्स पार्टी का कोई वहाँ पे हाथ रख लेते हैं तो वो मसला बन जाता है कि जी शाह साहब से पूछे बगैर आप रेड ही नहीं कर सकते। आप ये सारी चीज़ें अगर आप जहन में रखें तो ये ऑपरेशन जो है ये सही जिस तरह कंसीव किया गया था और लॉन्च किया गया था उस तरह चल नहीं रहा है। जल साहब, उसकी एक वजह क्या ये हो सकती है कि ऑपरेशन कंसीव किया गया, लॉन्च किया गया और एग्जीक्यूशन रेंजर्स के पास है, नॉर्मल जो पुलिसिंग जिनका काम होता है उनके पास नहीं है, तो ओनरशिप का मसला मेरा ख्याल है दोनों कहीं ना कहीं आ जाता है। दोनों जगह पे मसला। अब पुलिस को अगर आप देखें तो पुलिस का सिंध का जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पुलिस का है उसने पूरे पाकिस्तान में मेरा ख्याल है सबसे अच्छा काम किया। उन्होंने कामयाब रेड्स किए, जैसे अभी उन्होंने सफूरा गोट वाला केस अनर्थ किया था। मैं समझता हूँ हैट्स ऑफ टू देम, जितनी जल्दी उन्होंने ये सारे पकड़े वो मतलब इट वाज ए कमेंडेबल अफेयर। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये लॉ इन्फोर्समेंट जो है वो काम करती हैं। अब रेंजर्स का मसलन आप देखें कि रेंजर्स की प्रॉब्लम ये है कि वो 90 दिन रख के एक केस तैयार करते हैं ट्रायल के लिए और FIR उसकी दर्ज करने के लिए वो पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। उसके बाद रेंजर्स का ताल्लुक ख़त्म हो गया, उसको सजा मिलती है नहीं मिलती, वो बेल पे चले जाता है, कहाँ चले जाता है, रेंजर्स हैव नो नॉलेज अबाउट। जहाँ तक काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का ताल्लुक है वो भी यही करता है, पकड़ते हैं वो लोगों को लेके आते हैं, ट्रायल कहाँ कराने हैं वो सारा सिस्टम आपका वो एक अलग। आप कह रहे हैं बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है, ये डिस्कनेक्ट है। और फिर आप देखिए कि और जो हमें अभी मसला आगे, मैं ये आप मुझसे अगर ये सवाल करते कि जी आगे इसको आप क्या कैसे देख रहे हैं तो मैं आपको ये बताता कि मुझे ये ऑपरेशन बहुत ये बेल जो मुंडे चढ़ती नजर नहीं आती। उसकी वजह ये है, मेरा इनिशियल सवाल ही आपसे ये था कि आप क्या इस्तेदाद बढ़ाने की बात कर रहे हैं, किन फैसलों की बात कर रहे हैं? उसकी वजह ये है कि ये ऑपरेशन है कराची में और इंटीरियर सिंध में तो नहीं है, तो बेवकूफ़ है जो वहाँ पे कार्रवाई करने के बाद बैठा रहेगा वहाँ पे, वो टेररिस्ट जो है वो निकल जाएगा दाएं बाएं बलूचिस्तान और सिंध के बॉर्डर पे, सिंध और पंजाब के बॉर्डर पे। और पुलिस की नफरी निस्बतन कम है, इतनी है ही नहीं कि वो सारे इलाकों को मॉनिटर कर सके। तो ये तो एक इशू है जो कि आपका इस्तेदाद बढ़ाने में, क्या बढ़ाएंगे, आपको नए भर्ती करके ले आएंगे, पोलिटिसाइज लोग हैं, पोलिटिसाइज और हो जाएंगे जो लेके अगर भर्ती का आज खोल दें तो वो जो ये मॉनिटर करेंगे या ये काम मैकेनिज्म डेवलप किया जा सकता है ना जल साहब। दूसरा हमने फैसला किया था कि मिलिट्री कोर्ट्स यूज करेंगे, मिलिट्री कोर्ट्स को हमने पूरी तरह इस्तेमाल ही नहीं किया। जनवरी में वो खत्म हो जाएंगे, पार्लियामेंटेरियन हमारे बैठे हैं, जुडिशल रिफॉर्म्स का किस्सा हमने करना था वो हमने किया कोई नहीं है। तो मुझे यूं लगता है कि ये साल चढ़ते जनवरी में ये खत्म हो जाएंगे मिलिट्री कोर्ट्स। तो मुझे जुडिशल रिफॉर्म्स जो आप बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा खतरा है इसमें, अगर कल जेलें तोड़ के को निकल जाते हैं तो वही छटे हुए जिनको छुड़ाने के लिए बाहर सरगर्दा लोग। आज अगर चीफ जस्टिस का बेटा अगवा हुआ है तो उसका कहा यही जाता है कि जी वो कुछ मुजरमों को छुड़ाना चाहेंगे, ये बार्गेनिंग चिप ये है उनका। अगर ये चीजें होती हैं और सजाओं का अमल भी नहीं चलता तो फिर तो आप उसी चक्कर में घूम रहे हैं। अब दूसरी तरफ ये हुआ है कि यहाँ पे हमने कोर्ट्स को ये मैसेज दे दिया कि आपके लोग भी अगवा हो सकते हैं, तो आप उनकी कारगुजारी को ज़हन में रखें कि आगे क्या होगी। आपने जो हिट द नेल ऑन इट्स हेड। अब जो जनवरी में जब मिलिट्री कोर्ट भी ख़त्म होते हैं तो सूरत हाल ये होगी कि शायद ही किसी को सजा दी जा सके। और अब जो 2008 में श्रीलंकन टीम के ऊपर अटैक हुआ था उसका जो ट्रायल है वो 3 दिन पहले शुरू हुआ। तो आप सोच लें अगर किसी ने इस दौरान में उनको छुड़ा नहीं लिया तो ये उसकी मेहरबानी है, ठीक है, वरना लोग छूट सकते हैं इतने अरसे में। ठीक है, कुंडी साहब हमें बताइएगा, जल साहब ने जो बातें रखी वो भी हमारे सामने आ गई। आप क्या कहते हैं कराची के ऑपरेशन के हवाले से आप लोगों को क्या किस चीज़ की ज़रूरत है? अभी मिलिट्री कोर्ट्स वो कह रहे हैं ख़त्म होने वाले हैं, आपने जुडिशल रिफॉर्म्स करने थे, जुडिशल रिफॉर्म्स नहीं हुए। जब तादाद की हम पुलिस की बात करते हैं वो पूरी नहीं होती, हम पुलिस के फंड्स की बात करते हैं वो गालिबन आपने बढ़ाए हैं इस बजट के अंदर। आप लोगों को आप क्या सोचते हैं, आपकी पार्टी क्या सोचती है, सिंध की हुकूमत क्या सोचती है, क्या चीज़ चाहिए मजीद आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जो ये 2 वाक़यात अभी रिसेंटली काफ़ी अर्से के बाद कराची में हुए हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस के बेटे का अगवा था या अमजद साबरी साहब का जो शहादत थी, वो सबके सामने बड़े अफसोसनाक वाक़े थे। आप ये ना बोलें कि जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग जो काफ़ी अर्से से शुरू है, कामयाबी से शुरू है, प्रेशर भी है, जिसके लिए मैं समझता हूँ कि दहशत गर्दों को जिस तरीके से ख़त्म किया गया है वो
अब एक न्यूज़ बना चाहते हैं, अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं। जिस तरह माजी में अगर आप देखेंगे लाहौर में जो वाक़या हुआ या पेशावर में या चारसदा में जो वाक़यात हुए और अब जो अमजद साबरी का जो वाक़या हुआ, तो ये वो न्यूज़ और ये एक खौफ क्रिएट करना चाहते हैं कि वो उस चीज़ में है। जहाँ तक प्रॉमिस की बात है, डेफिनेटली इन्होंने कहा है उसमें वसाइल की कमी की वजह से, पुलिस की भी कमी, क्योंकि कराची एक बहुत बड़ा शहर है और रेंजर्स और सूबाई हुकूमत जो है मिलकर इस चीज़ पे काम कर रही है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमें ये होता है कि जब कोई अच्छा काम होता है तो हम कहते हैं कि जी रेंजर्स ने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन जब जो गलत काम होते हैं वो सूबाई हुकूमत के गले में पड़ जाते हैं। एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम चाहते हैं कि अच्छे हो, इसमें जो है दहशतगर्दी ख़त्म हो, ये चीज़ें ख़त्म हो, तो उसमें दोनों को मिलकर, कल गए हैं, ब्रीफिंग भी दी गई, वज़ीर दाखिला साहब गए हैं, आर्मी चीफ साहब गए हैं, उन्होंने भी ब्रीफिंग दी है। आपको कौन ब्लेम कर रहा है सिंध हुकूमत को? हम तो मीडिया में देखते हैं ना, जब मीडिया में आते हैं जी ये जो है सूबाई हुकूमत नाकाम हो चुकी है आती है, और जब अच्छा काम होता है जी रेंजर्स ने बड़ा अच्छा काम किया। आपको अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं होती? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रेंजर्स की भी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। वहाँ पर हमने जब उनको लाए हैं इसीलिए लाए हैं कि अमन अमान कायम करने के लिए। तो रेंजर्स ने तो नहीं कहा कि ये वजीर आला साहब या सिंध की हुकूमत की वजह से ये तमाम? आप लोग तो कह रहे हैं ना, हम लोग कह रहे हैं। हाँ, मतलब मीडिया, आपसे उम्मीद तो मीडिया कह रहे हैं ना। अच्छा, जो चीफ जस्टिस के बेटे का वाकया हुआ, ये तीसरा ऐसा वाकया है। अगर आप गवर्नर तासीर के बेटे का वाकया देखें, गिलानी साहब के बेटे का वाकया, तीनों एक ही किस्म के वाकयात हैं। अगर वो लाहौर, मुल्तान और कराची, मतलब दिन दिहाड़े, मतलब है कि उठा के ले जाने ऐसे मसरूफ शहर से, चाहे वो कराची है, चाहे वो लाहौर है, चाहे मुल्तान है, तो ये चीजें जो है तकरीबन एक ही तरह की वारदातें हुई। आप कहते हैं कि जब क्रिटिसाइज किया जाए तो फिर रेंजर्स को भी साथ क्रिटिसाइज किया जाए? अगर गलत है तो डेफिनेटली। अब कल वज़ीर आला ने जो स्टेटमेंट दी है कि मैंने 6000 कनाल अगर कब्जे से जमीन वगुजार करी, एक अच्छी बात है उन्होंने की है, लेकिन 6000 एकड़ गालबन उन्होंने कहा तो अगर बेहतरी की तरफ जाना है और हमें इसमें भी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। जुडिशल जो रिफॉर्म्स की बात हो रही है तो पार्लियामेंट में करना है, हुकूमत ने करना है, हुकूमत ने लाना है, उनके लॉ मिनिस्टर बैठे हुए हैं, लाएं जुडिशल रिफॉर्म्स। हम तो कभी नहीं कहते कि क्या जुडिशल रिफॉर्म्स अगर नहीं हुए और मिलिट्री कोर्ट्स की आपने इजाजत दे दी, तो इसका मकसद ये हुआ, या बज़ाहिरी हमें जो समझ आती है कि आपने इजी वे तलाश किया? इजी वे आप जो है वो जब एपीसी हुआ था उस वक्त ये डिमांड थी कि मिलिट्री कोर्ट्स होने चाहिए, एग्जीक्यूशन होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी को बहुत सी रिजर्वेशन इसके ऊपर थी, उसके बावजूद भी हमने कहा कि जी बिल्कुल हम उसके लिए वोट करेंगे। अगर वो जनवरी में खत्म हो रहे हैं तो उसको और एक्सटेंशन दे दें। अगर वो चाहते हैं, अगर ये अच्छे काम कर रहे हैं और उसका अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो एक्सटेंड कर, आप ही ने देनी है ना, पार्लियामेंट ने देनी है। हुकूमत और पार्लियामेंट ने, हुकूमत ने ड्राइविंग सीट बैठनी है ना, हम तो अपोजिशन में हैं, हमने तो इतना नहीं जितना हुकूमत ने इसके ऊपर देनी है। तो ये चीजें जो है कराची में और भी बेहतरी होनी है, ये बात नहीं है कि नहीं होनी, उसमें काम करना है। वसाइल की डेफिनेटली कमी है। नॉर्मली हमारा एहतजाज होता है फेडरल गवर्नमेंट से, जो वो PSDP में जो उनके फंड्स होते हैं, वो एलोकेशन जो उनको होती है वो इन टाइम जो है उनकी प्रोविंशियल हुकूमत को नहीं जाती। हमेशा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने मरकज़ के साथ और CCI में हमारे चीफ मिनिस्टर ने जो है इस मौजू को टेकअप किया है। ये भी देखना पड़ता है कि उसके बावजूद भी हमने फंड्स बढ़ाए हैं पुलिस के। और भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है। डेफिनेटली एक इतना बड़ा शहर है, इसको कंट्रोल करने के लिए अब भर्ती होगी तो डेफिनेटली कहेंगे जी पुलिस की भर्ती है, इसमें पॉलिटिकल लोग भर्ती, जो बंदे भर्ती हो किसी न किसी का ताल्लुक होगा। नहीं, उसका ताल्लुक अगर मेरिट से हो तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। भर्ती का ताल्लुक अगर मेरिट से होगा फैसल साहब तो फिर तो कोई नहीं, हम तो नहीं कहते कि मेरिट का निशान ना हो, लेकिन मसला ये है कि सिर्फ सिंधी क्रिटिसाइज होता है ना। पंजाब में तो अभी किसी ने नहीं कहा। अब छोटू गैंग का तो कोई जिक्र नहीं कर, छोटू गैंग की तो वीडियो कोई रिलीज नहीं हो रही कि क्या हो गया छोटू गैंग के साथ। अब वो छोटू गैंग किधर है पता है किसी का? जब उसको पकड़ा है कोई पता है उसके पुष्प पे कौन था, कौन से कार्रवाइयां करवा रहा था? अगर वो सिंध में होता तो शायद वजीर दाखिला साहब की FIA कोई ना कोई उसकी क्लिप्स रिलीज कर देते। लेकिन आज तो हमें पता नहीं है छोटू गैंग कहां पर है और उसकी कोई क्लिप्स भी रिलीज नहीं हुई, किसके पास है, क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है, कहाँ कौन को इस्तेमाल कर रहा था, वो जिंदा है किधर नहीं है, आपको पता है कोई उसका उसके मुतालिक? नहीं, हमें भी उसके मीडिया के अंदर से काफी देर से खबर गायब है। चौहान साहब, कराची के ऑपरेशन के हवाले से बात कर रहे हैं, हमें ये बताइए मामला सियासी भी नजर आता है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें फैसल, जब आपका नेशनल एक्शन प्लान बना था तो नेशनल एक्शन प्लान सिर्फ जो है वो रेंजर्स की और पुलिस की कार्रवाइयों के ऊपर सिर्फ मुश्तमिल चीज़ नहीं थी कि रेंजर्स ने जना कार्रवाइयाँ करनी है, पकड़ धकड़ करनी है, मार धाड़ करनी है, ये सिर्फ ये चीज़ नहीं थी। उसमें आपकी कई नुकात थे, 17, 18, 20 के करीब नुकात थे। उसमें पॉलिटिकल भी थे, सोशल भी थे, जुडिशल भी थे, रिफॉर्म्स भी थी, रिलीजियस रिफॉर्म्स भी थी। ये मुख्तलिफ जना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र की, मुख्तलिफ अदारों की और मुख्तलिफ जना वो सेक्ट्स की वो डिफ़ाइन की गई थी कि ये काम हम करेंगे। उसमें से एक पोर्शन था रेंजर्स का, एक पोर्शन था आपके जना फोर्सेस का।
वो तो पूरी दुनिया ने देखा कि पिछले 1.5-2 सालों के अंदर बड़े अहसन तरीके से रेंजर्स ने, फौज ने अपना किरदार अदा किया पूरे पाकिस्तान के अंदर, कराची से लेकर फाटा तक और स्पेशली कराची के अंदर। आपके सामने है कि 20 मुजरिम पकड़े गए, उनकी GITs बनी, और GIT का जो तस्वर है वो मेरे से ज्यादा आप बेहतर समझते हैं, मेरे दोनों भाई भी, कि GIT जो है ना एक पार्शल किस्म का जो है वो कतन भी कोई एक एक्टिविटी नहीं हो सकती। क्यों कि आपकी 7 से 8 एजेंसीज के जो है रिप्रेजेंटेटिव उस पर बैठे होते हैं, तमाम सिविल और आर्म जितनी आपकी एजेंसीज हैं उनके सामने आपके क्रिमिनल्स के कन्फेसेस जो है वो मौजूद हैं कि हमने ये किया, ये किया, ये किया, भुट्टा लिया, टारगेट किलिंग की, मारधाड़ किया, दंगा फसाद किया, बल्दिया फैक्ट्री के अंदर इतने हजार बंदे जला दिए, ये सारा कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद अगली कार्रवाई आ जाती है आपकी जुडिशरी की, अगली आती है आपकी प्रोसिक्यूशन की, साथ आपकी आती है इन्वेस्टिगेशन की। अब ये सारी चीजें जो हम मार खा रहे हैं, बुनियादी तौर पे मेरी जाती राय के अंदर, जो हमारी पार्टी की भी और मेरी भी, मैं ये समझता हूं कि रेंजर्स ने, फोर्सेस ने अपना किरदार अच्छा अदा किया। आपकी जना कुंडी साहब ये बात भी ठीक है कि इनकी हुकूमत ने भी साथ जो है वो कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन एक हद तक जो है एक हद तक चलाई, ठीक है ना जी। लेकिन बुनियादी चीज ये है कि जब आपकी पुलिस पॉलिटिसाइज होगी, और ये सबको पता है पॉलिटिसाइज है, आपके चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने आखिरी दिनों में एक जाके 1 महीना वहां पे क्याम किया था और आपकी इन्वेस्टिगेशन की थी जना कराची के अमन के हवाले से। तो जो रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी ने पेश की, उसने कहा कि 98% से अबव जो अफसरान की भर्ती है वो पॉलिटिसाइज्ड है, वो पार्टियों से रेलेवेंट है। तो पॉलिटिसाइज कहां से थी? आपकी MKM थी, आपकी पीपल्स पार्टी थी, आपकी ANP थी। ये 3 पार्टियां थी जो पिछले दौरे इक़्तिदार के अंदर जो है ना वो आपकी हुकूमत के अंदर थी। अब ये जो सारी चीजें आ जाती है ना कि आपने नेशनल एक्शन प्लान को सिर्फ आपने रेंजर्स और जो ना आपके आर्म फोर्सेस के हद तक छोड़ दिया, और जो उसकी बाकी चीजें थी उसकी तरफ किसने तवज्जो देनी थी? हुकूमतों ने तवज्जो देनी थी। उसकी तरफ आपकी सोशल रिफॉर्म्स किसने लेके आनी थी? पॉलिटिकल रिफॉर्म्स किसने लेके आनी थी? रिलीजियस रिफॉर्म्स किसने लेके आनी थी? मदरसों को कौमी धारे के अंदर किसने लेके आना था? ये सारी चीजों की तवज्जो नहीं दी गई। अब दूसरी चीज जो आपको अमजद साबरी का इशू हुआ, देखिए मैं आज नबील गबोल साहब का एक जो ना क्लिप देख रहा था, तो परसों या तरसों उन्होंने जो ना दिया इंटरव्यू। उन्होंने कहा कि ये NA 246 है, लियाकताबाद का एरिया है, कि जहां पे NPM के अलावा कोई पारी नहीं मार सकता, और ये वो एरिया है कि जहां दाएं बाएं, उसने कहा जी सिर्फ चंद 100 फुट के दाएं बाएं आप चले जाएं, आपको टारगेट किलर और स्पेशली अमजद साबरी के कातिल आपको मिल जाएंगे। अब वो एक अंदर का भेदी है। तो कहने का मकसद ये है कि जब तक हमारी जुडिशरी जो है वो प्रॉपर किरदार अदा नहीं करेगी, और मैं आपको एक मिसाल दूंगा, पिछले दिनों आपने भी जो है वो क्लिप देखा होगा सोशल मीडिया में कि यमन में एक बच्चे के साथ, 7-8 साल के बच्चे के साथ ज्यादती की एक बंदे ने। यमन की हुकूमत ने तय किया कि उसे उसी शहर के चौक के अंदर उसकी गर्दन जो है वो काटी जाएगी। जल्लाद को बुलाया गया, पूरा वो शहर इकट्ठा हुआ, सारे शहर के सामने उस खबीस आदमी की गर्दन को जल्लाद ने काटा। आप मुझे ये बताएं, क्या ऐसे माशरे के अंदर दोबारा कोई बंदा जुर्रत करेगा कि किसी बच्चा या बच्ची के साथ जो रेप कर सके या ज्यादती कर सके? तो पहले पकड़ तो लेना। सुने ना, मैं ये कहता हूं कि हमें जनाब इसी नेशनल एक्शन प्लान के तहत एक रिफॉर्म्स और भी करनी पड़ेंगी कि कराची के अंदर कम से कम हमें एक एग्जांपल सेट करनी पड़ेगी। किसी एक टारगेट किलर को, किसी भत्ताखोर को, किसी बल्दिया फैक्ट्री के वो हजारों लोगों को, कातिल को आप सरे बाजार चौक में फांसी दें, और ये दे, ये इंसानियत के खिलाफ नहीं है। आपकी माजरत के साथ मैं आपके ओपिनियन को इंडोर्स नहीं कर सकता। अच्छा, इस प्रोग्राम की वसातत से मैं आपके ओपिनियन को एंडोर्स नहीं कर सकता कि चौराहों के अंदर आप लोगों को फांसी दें। आप अपने निजाम के हवाले से बात करें, आप कहें कि जुडिशियल रिफॉर्म्स जो बात हो रही है उसके आप मुझे ये किस किस्म की जस्टिस है? अंदर सुने फैसल, आप मेरी बात सुने। जब ऐन चौराहों के अंदर आप माशरे के सबसे रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटीज को बेदर्दी के साथ, बेहिसी के साथ क्या रह जाएगा? नहीं, फर्क नहीं रह जाएगा। ये कोई सोसाइटी में नहीं रह जाएगा। मुआशरा या मुआशरे की तारीफ खो देंगे हम चौहान साहब, लेकिन कोई जज जो है वो ये तो जुर्रत करे ना कि किसी टारगेट किलर को जो है वो फांसी की सजा तो देना, मौत की सजा तो देना। आप मुझे ये बताएं कि आपके सैकड़ों इस वक्त टारगेट किलर जो है ना वो रेंजर्स की जो है वो सरसदके और पाकिस्तान की नेशनल एक्शन प्लान के सरसदके और पाक फोर्सेस ये बात आप करें, ये बात आप करें, आप प्रोसिक्यूशन का स्टैंडर्ड देखें, एविडेंस कितना सब्सटेंशियल है आप उसको देखें। ये कर लो यार, आपके अंदर अगर ये आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन सजाएं तो दो ना। जब आपकी इंपावरमेंट ऑफ लॉ नहीं होगी, जब तक आपकी जो रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जब तक आपकी इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ नहीं होगी, उस वक्त तक ये मसाइल हल नहीं होंगे। लोगों को पता है यार हम तो छुट जाएंगे, हमारे पीछे जाओ पार्टी है हमारी, हमारे पीछे भाई है। चौहान साहब, आपकी रियासत को हर शख्स की इंक्लूडिंग जज साहब भी और एक आम आदमी भी जमानत देनी होगी उसकी जान की,
उसकी प्रॉपर्टी की कि वो महफूज है, तब जाके आपके मुआशरे के अंदर इंसाफ भी मैं आएगा। एक चीज और आपके सामने देखिए हर तरफ से आपने ये काम मैं करना है, आपके एक साइड से हुक्मरानों काम की और एक खबर जज साहब जो है वो पार्टी मैं लगा दे, आपके- एविडेंस आपका पूरा ना हो। जेआईटी के ऊपर पहले मीडिया के अंदर अनसाइंड जेआईटीज जो है वो मीडिया के अंदर रिपोर्ट हो रही मैं है आपके सामने और उसके खबर ऊपर ब्रेक कर दूं। डिबेटें हो एक रही खबर हैं और ब्रेक करूं उसके आपके। ऊपर फांसी लग। मैं खबर ब्रेक करता हूं आपकी। जनाबे वाला, जिस मुल्क और माशरे के हुक्मरानों की ये हालत हो कि 70 करोड़ की मालियत से जाती उमरा के जो महलात हैं हमारे मुल्क के वफाकी हुक्मरानों के, 70 करोड़ की मालियत से उनकी सिक्योरिटी के लिए उन महलात के इर्द गिर्द दीवार तामीर की जा रही है मेरे और आपके टैक्सों के पैसे से। 4 फुट चौड़ी दीवार होगी, उसमें लोहा डाला जाएगा, स्टील डाला जाएगा। ऐसे हुक्मरानों को क्या गर्ज के आवाम की क्या हालत है? ऐसे हुक्मरानों को क्या गर्ज के आवाम को दिन दिहाड़े चौकों चौराहों में जो है ना वो गोली मार के जो है ना वो उड़ा दिया जाए। बात तो आपकी दुरुस्त है, जब इलाज भी आपने बाहर करवाना है और सर्विसेज के अंदर आपने रहना है, 1,76,000 मुल्क के अंदर आपने चक्कर लगाने, मुझे इजाजत दें। ये बात लंबी हो गई। आखिरी बात, 1,76,000 पंजाब पुलिस की फोर्स है, जिसमें से 44,000 पंजाब के अंदर वीवीआईपी के ऊपर लगी हुई है, उसमें से 8,000 सिर्फ शरीफ खानदान के ऊपर लगी हुई है। ऐसे हुक्मरान मुझे और आपको, हम मिडिल क्लास, हम पुअर क्लास, हमें जो है वो तहफ़्फ़ुज़ देंगे, हमें सिक्योरिटी देंगे, मुल्क को सिक्योरिटी देंगे? नहीं दे सकते। नाज़िम जी, अब चौहान साहब जो बात कर रहे हैं इस हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे। अमजद शोएब साहब ने भी इसी हवाले से बात की, जानने की कोशिश करते हैं कहाँ गैप्स आ रहे हैं, जुडिशरी से क्या क्या खामियां नजर आ रही हैं। हमने तो सारा का सारा मुद्दा जो है वो जुडिशरी के ऊपर डाल दिया है, तो फिर एक आर्गूमेंट ये डेवलप किया जा सकता है कि आपने मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं इस्टेब्लिश किए थे, आप वहाँ पे केसेस ले जाते, फास्ट ट्रैक बेसिस के ऊपर आप उनके फैसले करवाते। देखिए फैसल, जो सिस्टम है ना वो ना तो मिलिट्री कोर्ट्स वाला सिस्टम हमने पूरी तरह वो उसको दुरुस्त शक्ल में रहने दिया और जुडिशल रिफॉर्म भी नहीं किए, तो हम पूरी तरह फ़ायदा उठा नहीं सके उससे। जैसे मिलिट्री कोर्ट्स वाला किस्सा, पार्लियामेंट ने वो अमेंडमेंट की अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूट हुए मिलिट्री कोर्ट, तो आपको याद होगा कि हमारी लीगल फ्रेटर्निटी सारी जो है वो उसके खिलाफ खड़ी हो गई और एक जद्दोजहद शुरू हो गई। चुनाचे उसकी बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट में ये रेफरेंस हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, उसका फैसला दिया कि जी आप रिव्यू कर सकते हैं जजमेंट को, ये मिलिट्री कोर्ट की, सो अब उसके ऊपर अपील्स वगैरह हो सकती हैं। चुनाचे उससे सिस्टम में एक चेक सिस्टम तो आ गया, लेकिन उससे झोलिया आ गया कि वो अब अपीलों के खाते में लंबा किस्सा होता जाता है। नतीजा ये कि मिलिट्री कोर्ट्स का वो जो तसव्वुर था कि मिलिट्री कोर्ट जल्दी डिस्पोजल करेंगे, वो पूरी तरह आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। दूसरी तरफ ये है कि ये एक कमेटी बैठती है वजारत दाखिला के वज़ीर दाखिला के मातहत, जो सूबों से रिसीव किए हुए केसेस को रिव्यू करती है और फैसला करती है कि ये मिलिट्री कोर्ट में देने या नहीं देने। बिल्कुल ठीक। चुनाचे बड़े थोड़े से केसेस हैं जो वो वहाँ भेजते हैं। अभी तक 205 के करीब केसेस गालिबन उन्होंने भेजे हैं, जिसमें से 154 मेरा ख्याल है उनका जजमेंट वगैरह दे दी जा चुकी है और बाकियों की भी उनके डिज़ोल्व होने से, कोर्ट्स के डिज़ोल्व होने से पहले हो जाएगी। लेकिन सज़ाएं सबको नहीं हो सकी, क्योंकि या वो अपीलों में फंसे पड़े हैं या वो आपने वो सारे केसेस जो कि देने चाहिए थे मिलिट्री कोर्ट्स को वो दिए नहीं हैं। क्योंकि जो अमेंडमेंट आई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, उसमें ये ख़ास तौर पे रखा गया था कि मजहबी जो मज़हब से रिलेटेड टेररिज्म है वही केसेस जाएंगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने अपनी जान छुड़ा ली। ख़ास तौर पे कराची में MQM का दिया, MQM ने ख़ास तौर पे ये करवाया था ये किस्सा। तो MQM से रिलेटेड या उनसे जितने भी क्रिमिनल्स वहाँ कराची में पकड़े हैं उनके केसेस तो मिलिट्री कोर्ट्स में गया ही नहीं। ये सफूरा घोट और इस तरह के जो जिनका लिंकेज किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं था वो तो गए हैं, लेकिन दूसरे केसेस जो हैं जो टारगेट किलर्स हैं जैसे ये कोई, उनके केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में गए नहीं। चुनाचे मिलिट्री कोर्ट्स का आप कह लीजिए कि सिलेक्टिव इस्तेमाल, और वो भी पूरी तरह नहीं। अब चीज़ ये है कि जुडिशरी, हम जैसे इंसान हैं वो भी, उनके अपने रिश्तेदार, घर बार हर कोई है, उसकी फ़िक्र भी होगी। मिलिट्री कोर्ट में ये ख़ास तौर पे इंतज़ाम किया गया था कि ना सिर्फ जल्दी फ़ैसला हो, बल्कि जो विटनेसेस हैं, जो जजेस हैं, सब उनको एक ऐसा तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए कि वो अपने, उनको एक फ्रीडम ऑफ थॉट हो, फ्रीडम ऑफ डिसीजन जजमेंट हो, वो फ़ैसला करा सकें। हमारे दूसरे कोर्ट्स में ये चीज़ नहीं है और जुडिशल रिफॉर्म्स में ये चीज़ें आनी थी कि किस किस्म का एविडेंस जो है उसको आप इजाज़त देंगे ताकि हर किसी को गवाह को शामिल ना करना पड़े, वहाँ सामने ना लाना पड़े। लेकिन ये चीज़ें ना होने से पहले ही मसाइल थे
और अब जब ये जुडिशरी को खौफजदा कर दिया सेंस गया, ऑफ इनसिक्योरिटी, तो इनसिक्योरिटी मार देगी। मेरा ख्याल है जुडिशल सिस्टम हमारा फंक्शनल नहीं रहेगा एज फार एज टेररिज्म इज कंसर्न। बाकी तो चलेगा, लेकिन टेररिस्ट के अगेंस्ट जुडिशल सिस्टम हमारा जो है वो बहुत हद तक वो मैं समझता हूँ मध्यम पड़ जाएगा, उसमें फैसल साहब ये जो जन साहब बात कर रहे हैं इसके अंदर विजडम मौजूद है। अगर जुडिशरी जो है अपने आप को सिक्योर फील नहीं करेगी, अगर विटनेस अपने आप को सिक्योर फील नहीं करेगा तो केस तो वाकई कमजोर हो गया ना। तो फिर हम कैसे जुडिशरी से एक्सपेक्ट करें कि ये तमाम तर काम जो है उन्होंने करना है? लेकिन डेफिनेटली जुडिशरी कुछ ऐसे वो हैं जिसमें वो अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं, लेकिन वे फॉरवर्ड क्या है? रिफॉर्म्स रिफॉर्म भी है, लेकिन अब देखें फिर कैसे सिक्योर आप कर सकते हैं? जैसे आप कहते हैं कि जी जो गवाह हैं वो भी अपने आप को सिक्योर नहीं फील करते और नहीं करते और नहीं करते, डेफिनेटली नहीं करते, तो फिर किस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं? पुलिस है या सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो तो सिर्फ पकड़ सकते हैं उन लोगों को, बाकी तो एग्जीक्यूशन तो जुडिशरी ने करनी है। और अगर ये चीज़ नहीं होती है तो फिर तो हम कहीं पे भी नहीं, फिर तो अगर वो 6 महीने या 6 साल जेल में रहते हैं और फिर उनकी जमानत हो जाती है और वो निकल आते हैं बाहर, तो फिर इसका तो कोई भी वे फॉरवर्ड नहीं है। नहीं तो वे फॉरवर्ड तो आप पार्लियामेंट ने निकालना है, डेफिनेटली पार्लियामेंट को निकालना पड़ेगा और वो जुडिशियल रिफॉर्म से निकालना पड़ेगा। पार्लियामेंट को, इस हुकूमत को, नवाज शरीफ साहब पता सुन रहे हैं या नहीं, इस हुकूमत को जो है वो पार्लियामेंट को सीरियस लेना पड़ेगा। पार्लियामेंट को इन्होंने सीरियस नहीं लिया हुआ। आप देखें कि पहली दफ़ा तारीख में हुआ कि बजट सेशन में रोज़ाना कोरम पॉइंट आउट होता था, मेंबरान की अदम दिलचस्पी थी, आपके फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच में वॉकआउट कर जाना। तो जब तक आप पार्लियामेंट को, आपकी प्राइम मिनिस्टर, आपके मिनिस्टर्स जब पार्लियामेंट को सीरियस नहीं लेंगे तो रिफॉर्म्स कैसे होंगे? रिफॉर्म्स तो 2/3 मेजोरिटी के साथ ही होंगे ना। जब आपके मेंबर्स नहीं आएंगे पार्लियामेंट में तो किस तरह का आप चीज़ें आगे बढ़ाएंगे? तो ये जो है ये कोई इस हुकूमत तक तो महदूद नहीं है ना फैसल साहब। बात अब आप कहें कि अब चलो हम 1.5 साल सब्र कर लें, बहुत ज्यादा may sound like a broken record saying कि जी आपकी हुकूमत मौजूद थी पहले, आप भी रिफॉर्म्स कर सकते थे, उस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत थी। हमने अगर अमेंडमेंट की है, 18th अमेंडमेंट की, 19th अमेंडमेंट की, बहुत सी अमेंडमेंट की, हमने कुछ रह गए होंगे तो इस पार्लियामेंट का हम आगे बढ़ाएं। इस पार्लियामेंट में 3 साल में आप उनके निकालो से रिकॉर्ड में कौन सी कानून साजियां की हुई हैं, ये भी तो देखें ना। बिल्कुल अगर आप वो कर रहे हैं तो आप इसको आगे बढ़ाएं भी सही ना। ठीक है, हमने कुछ किए होंगे, कुछ रह गए होंगे तो आगे पार्लियामेंट का में करें, लेकिन ये चीज़ें जो हैं। और दूसरी चीज़ आप देखें, हुकूमत का मैं तमाम लोगों को ऑन बोर्ड है इस चीज़ पे। आप देखें कि आज मतलब है कि चौहान साहब बैठे हुए हैं, इनकी हुकूमत मतलब है कि हम यहाँ दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं चीज़ें, आप वहाँ पर 30 करोड़ रुपए मदरसे को दे रहे हैं, कानी मदरसे को सूबाई हुकूमत दे रही है और ADB में दे रही है। फिर आपकी स्पीकर बिलशमूम मिनिस्टरों के साथ और सेक्रेटरियों के साथ वहाँ पर बैठ के जो है वो उनके साथ मीटिंग्स कर रहे हैं। तुम क्या मैसेज दुनिया को दे रहे हैं? क्या मैसेज दे रहे हैं? हाँ, बात कंप्लीट हो गई है। बात ये है, मदरसों को इतने फंड दे रहे हैं आप। बताता हूँ, देखें, एक तो आपके सामने ये मैं लाया हूँ, शहबाज शरीफ साहब का बयान है, तालिबान और हमारा मौक़िफ़ एक है, ठीक है ना जी, इसमें दो राय कोई नहीं है। वो भी अच्छा, दूसरी राय भी मैं देता हूँ। दूसरा दौर था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का। आप जो है ना उससे आगे अगला कंधा, उससे अगला कंधा। सुने सही ना। दूसरा दौर था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का, बाकायदा विजिट किया गया दारुल उलूम हकानिया का, ठीक है जी, वहाँ पे बाकायदा उनका शरीयत हॉल, उसके लिए करोड़ों रुपए का फंड दिया गया, लाखों रुपए का फंड दिया गया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की दूसरी पीपल्स पार्टी की हुकूमत में। एक चीज आपके सामने बड़ी क्लियर कर दो इसके हवाले से, ये 30 करोड़ रुपए का जो फंड है ये 5 साल के ऊपर महीत है और ये 18 प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है ना ये कंसिस्ट ऑफ है, 18 प्रोजेक्ट्स के ऊपर मुश्तमिल है। और ये अकेले एक सेक्ट के जो है वो अदारे के लिए नहीं है, इसमें तमाम सेक्ट के जितने आपके मजहबी तालीमी इदारे हैं, 22 लाख स्टूडेंट है KPK के अंदर जो आपके दीनी दरसगाहों में पढ़ते हैं मुख्तलिफ फिक्र के, सिर्फ 8 लाख जो है वो स्कूलों में, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में, उर्दू मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं। ये 5 साल तक मुहीत उन तमाम के तमाम जो है ना वो मकतबा फिक्र के दीनी दरसगाहों के लिए। तीसरी चीज, इसके अंदर मिनॉरिटीज का भी शामिल है, सिख, हिंदू और ईसाई के जितने रिलीजियस अदारे हैं ना, उनके बच्चों के लिए भी उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी बिल्डिंग्स, उनको जो है ना मॉडर्नाइज करना, ये उसमें भी शामिल है। चौथी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वही नेशनल एक्शन प्लान आ गया जो मैंने अपनी पहली बात के अंदर रखा था कि उसका एक नुक्ता ये था कि हमने जो मदारिस हैं उनको कौमी धारों में लेके आना है। जनाबे वाला, आप 22 लाख स्टूडेंट्स के जो एक अदारा है, एक जो है ना फील्ड है, एक जो है ना वो कम्युनिटी है, आप चाहते हैं कि आप उनको जो है ना एक एहसास कंपनी का शिकार करके उनको खुद के हमलावर बनाएं, उनको जनाब उनके अंदर एक एग्रेशन लेकर आए, उनको जनाब रियासत के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करें, उनको जो है वो मुल्क और कौम से और जो है ना आईने पाकिस्तान से नफरत करना सिखाएं।
अगर आप उनको अकोमोडेट नहीं करेंगे, मॉडर्नाइज नहीं करेंगे, फैसिलिटेट नहीं करेंगे, तो उनके अंदर ये चीजें आएंगी। हमने ठीक है। इसी नेशनल मैं आपकी बात समझ गया हूं। आप उसको मॉडर्नाइज कर रहे हैं, आप कह रहे हैं उनको मॉडर्नाइज कर रहे हैं। अब ये उस तरह की मॉडर्नाइजेशन तो नहीं जिस तरह की आप तालिबान का दफ्तर के खोलने की आपको अपोजिशन फ्लोर की थी। नंबर 1, आपने निसाब के हवाले से क्या किया वहां पे, हमें थोड़ा सा वो अपडेट उस साइड पे फ्रंट पे अपडेट कर देना। देखें, ये अभी हमने ये 5 साल का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जो 5 साल तक, मैंने बताया ना, 1 साल का फंड नहीं है, एक अदारे का फंड नहीं है, सिर्फ वो क्लियर हो गया ना। निसाब की तरफ आ जाए। साल का बजट मैं ये 5 साल का बजट है। अच्छा, मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, मैं बात खत्म कर दूं। आप मुझे ये बताएं, 9/11 का जो रुपया हुआ था, उसके जितने वो अरब हाईजैकर्स थे, वो कहां से पड़े थे? सारे के सारे यूरोप और अमेरिका के हाईली क्वालिफाइड तालीमी इदारों के जो है ना वो पास आउट थे। तो आपका क्या ख्याल है, फिर बंद कर दो ऑक्सफोर्ड को, फिर बंद कर दो जो है यूरोप और अमेरिका की तमाम यूनिवर्सिटीज को जहां से 9/11 के बंद करने की बात ही नहीं कर रहे। नहीं, बात यही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट चीजें यही कही जा रही हैं कि दारुल उलूम हक्कानिया, वहां से तालिबानाइजेशन, मदरसा बंद करने की डिबेट नहीं है। सुन ले ना, इंटीग्रेट करने की बात है कि मुआशरे के अंदर आपने कैसे उनको इंटीग्रेट करना है। उसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि निसाब आपने यकसा निसाब इंट्रोड्यूस करवा दिया तमाम मदारिस के लिए। करोड़ का प्रोजेक्ट है, इसके अंदर ये सारी चीजें शामिल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, री इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका निसाब, उनकी बिल्डिंग्स, उनको जनाब सिलेबस, उनकी जना सारी चीजें शामिल है उसमें, जना ये सब चीजें शामिल है। तो फिर तो पैसे कम पड़ गए कुड्डी साहब। पैसे देखें, पहली बात तो ये कि ये इनके जो एनुअल डेवलपमेंट फंड है उसके अंदर आया, और स्पेसिफिकली एनुअल डेवलपमेंट फंड में सिर्फ उन्हीं का नाम है, बाकी ये नहीं लिखा कि एक्सेक्टर और मदरसा। आप आ जाएं चौहान साहब, आपके लिए सवाल है। मैं मेरे पास अभी नहीं है, वरना आप देखें उनके रिफ्लेक्ट है। अगर आप नेशनल असेंबली की उठाएं, फेडरल गवर्नमेंट की PSDP होता है, उसमें लिखा होता है कि इतने पैसे हमने लोकेट कर दिए, ये फंड है और इतने साल, ठीक है। उसमें ये नहीं लिखा कि आप इसमें माइनॉरिटीज को भी देंगे, ये देंगे या वो करेंगे, या बाकी मदरसों को भी देंगे। जहां मोहतरमा की आपने बात की शहीद की, बिल्कुल समीउल हक साहब उस वक्त MNA थे, उनके अपने फंड्स थे, ही वांट्स टू यूटिलाइज दिस फंड ऑन हिज मदरसा और ऑल, तो उन्होंने किए। आप छोड़े, गिलानी साहब भी गए थे, वो अपने बेटे को छुड़वाने के लिए उधर गए थे, किस लिए गए थे वहां पे? फिर आप ये एडमिट कर लें कि आज के बाद खुदा ना खास्ता कोई अगर वाकया हुआ और वो उसमें मुलव्वस हुए, देन यू विल बी रिस्पांसिबल आल्सो। बात यह है कि इस मदरसे की इनकी पहले रिफॉर्म्स करनी चाहिए थी। जल साहब, अगर आप इजाजत दे दें तो मैं ब्रेक ले लूं, उसके बाद आप ये बिल्कुल रिलेट कीजिएगा इस पॉइंट से ना। छोटे से ब्रेक के बाद जल साहब आप रिलेट करना चाह रहे थे, मैं ऐड ये जरूर करूंगा कि ये इसको टच करके हमें ब्रीफली जरूर बताइएगा कराची के ऑपरेशन के पस मंजर में हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है, कि एक चीज से काम तो नहीं चल रहा ना। अच्छा, मैं इसका सब ब्रीफली ये बताना चाहता हूँ कि मदरसा हकानिया ये वो मदरसा है जहाँ से, ये पहला मदरसा जहाँ से तालिबान उठे थे। यानी तालिबान बाद में तो बहुत सारे मदारस से निकले, लेकिन इनिशियली जो तालिबान का स्ट्रक्चर बना वो यहीं के फारुक तहसील थे, और हकानी नेटवर्क का भी इनसे गहरा ताल्लुक था। अब चीज़ ये है कि इस मदरसे में अगर आज भी माइंड सेट वही प्रिवेल करता है, क्योंकि उस्ताद वही हैं, सिलेबाई वो हैं, तो पैसे उनके लिए मार्क करना जो है वो मैं समझता मुनासिब नहीं था। एक मशरूत चीज़ होती कि जी पहले तो आप ये इस्लाहात इसमें इंडक्ट करें, और वो इस्लाहात जो हैं वो बगैर पैसे की हैं कि जी टीचर्स जो हैं वो सारे इस टाइप के होंगे वहाँ पे, सिलेबाई आपने जो बनाने हैं वो गवर्नमेंट अप्रूव करे, और फिर उनकी सहूलियात बढ़ाने के लिए आप उनको ग्रांट्स देनी शुरू कर दें, उसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये काम थोड़ा सा अपीस करने के लिए किया गया उनको, लगता है यही, क्योंकि परवेज खट्टक का वो है हल्का है और उसको स्ट्रेंथ मिलती होगी, मेरी अपनी असेसमेंट है, हो सकता है गलत हो, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जिस तरह कुछ कहते थे कि तालिबान जो हैं उसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह की गई कि पंजाब को कुछ ना कहो। वो शहबाज शरीफ उन तालिबान की बात करते थे जो आज कत्ल गारत कर रहे हैं। ये जिस मदरसे को दे रहे हैं वो उसमें कत्ल गारत करने वाले अगर कोई पैदा हुए तो वो बाद में होंगे, क्योंकि वो फारुक तहसील होने के बाद कोई जाके अगर उस काम में लगता है। लेकिन समीउल हक साहब को वैसे फादर ऑफ तालिबान पहले गर्दान देते ना, अब तो, और ये वो इसीलिए कहते थे ना कि इसी मदरसे से निकले हुए हैं। ठीक, वो जो चीज़ है ये मेरा ख्याल है कि पहले इसको इंश्योर कर लेना चाहिए ताकि आपका पैसा ज़ाया ना जाए, पैसा लगे उस मदरसे पे जिसमें ये रिफॉर्म्स ऑलरेडी आप इंजेक्ट कर दें और फिर उनको पैसे देने शुरू। वो चौहान साहब हमें निसाब के बारे में तो बता नहीं सके, अभी दोबारा पूछते हैं। पैसा देना कराची के ऑपरेशन पे जल्द साहब मैं चाहता हूं कि आप हमें लिस्ट चीजें कर दें। अच्छा, कराची के ऑपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि जब हम ये कहते हैं अक्रॉस द बोर्ड, तो फिर अक्रॉस द बोर्ड रहना चाहिए, उसमें कोई भी इस तरह का किस्सा नहीं इंटरटेन करना चाहिए कि जी
MQM का एक डेलीगेशन जा रहा है, जाके मिल रहा है चौधरी निसार को, और फिर रेंजर्स की पूछगछ हो रही है कि ये क्यों हुआ। वहाँ बेशक एक कमेटी बना दें, अगर किसी को ये चौधरी निसार साहब ने उसके ऊपर पूछ की है, उसके डेलीगेशन उनको वजाहतें देनी पड़ती हैं, उनको वजाहतें देनी पड़ती हैं। और इसी तरह फिर आपका जो पीपल्स पार्टी का किस्सा है, वो ये किस्सा आया क्यों था कि जी आप हमसे पूछ के फिर रेड करें। भी मैं आपसे पूछूं, अगर आपने उस आदमी के उसके ऊपर रेड करवा के रेड नाकाम करवाना है तो हो सकता है आप उसको पहले बता दें। ये तो एक मशकूक काम हो गया। वो फारूक सत्तार साहब के घर पर भी रेंजर्स चले गए थे ना। मैं ये कह रहा हूँ कि रेड्स की कामयाबी का दारोमदार है इसी चीज पे कि वो खुफिया हो। अगर वो खुफिया नहीं होगा, रेड कामयाब नहीं होगा। रेड कामयाब नहीं। अब जब फारूक सत्तार के जाना था उन्होंने, तो ये स्पीकर असेंबली और पता नहीं किस किस से जाके वो पूछते रहे, इजाजत लेके फिर फारूक सत्तार के घर पे गए, और जो इन्फॉर्मेशन थी कि जी फलां बंदा में होगा, वो फिर नहीं मिला, तो रेड जो है वो आपका नाकाम हो गया। पहले उनको बाहर खड़े करके किए रखा कि जी अंदर आदमी कोई नहीं है, घर में मर्द कोई नहीं, मर्द नहीं। फिर एक मर्द बरामद हुआ, वो फारूक सत्तार था। उसको पहले खानदान ने, वो तो अलग ऐलान जियो के साथ बात गुफ्तगू कर रहे थे, और काफी देर बाद उन्होंने बताया कि मैं घर ही हूँ। वो बाद में की, उसने बाद में की पूरे घंटे ऑनलाइन था। नहीं, वो पहले कोई आधा पौना घंटा बात करते रहे, उसके बाद उन्होंने जाके बताया कि मैं घर पे ही मौजूद हूँ। हाँ, लेकिन रेंजर्स को ये कहा गया था, खवातीन ने बताया कि जी घर पे मर्द कोई नहीं। उन्होंने कहा जी किसी मर्द को भेजेंगे, कोई मुकालमा चलता रहा। सो ये इशू जो, तो ये इजाजत से आप कह रहे हैं मशरूत करना ऑपरेशन के? इजाजत वो तो ठीक है कि भाई घर में मर्द है या नहीं, ये तो पूछना चाहिए, और ऐसे रेंजर्स मैं वजीर आला साहब की, लेकिन जो वजीर आला या जैसे अभी आपने बाकी लोगों से इजाजत में, उससे रेड के नाकाम होने के चांसेस मौजूद हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हमारा फोकस इस वक्त कराची को बेहतर करने की तरफ होना चाहिए। हम जंग की हालत में हैं। अगर आप समझते हैं कि इस वक्त आपको, मुझे किसी को इनकन्वीनियंस हो रही है, तो वो आपके अपने मुफाद में है कि आज बर्दाश्त कर लें, ताकि आपकी नस्लों को और आपको आगे एक पुरअमन शहर मिले। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने ही उन मामलात के लिए लड़ते रहेंगे कि ये मेरी इज्जत खराब हो गई और मेरा ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तो फिर आप इन टेंडम मूव करना है। फैसल साहब, जन साहब की बात से मैं जन साहब के इस बात से एग्री नहीं करता हूँ। देखें, एक है कि अगर आप किसी MNA या MPA या किसी वजीर के घर पे अगर आप रेड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। या तो आप ये रूल चेंज कर दें। देखें, रूल कहाँ से चेंज करना पड़ेगा? ये पार्लियामेंट्री रूल चेंज कर दें, फिर आप कह दें कि जब नहीं मानते, पार्लियामेंट्री रूल्स में से निकालना पड़ेगा। ठीक है, मसला ये नहीं है। मसला जब हमने शोर किया था, वो डॉक्टर आसिम के टाइम किया था कि जब आप चीफ मिनिस्टर को आपने बताया नहीं कि आप उसके एडवाइजर को वहाँ कहाँ भाग गया था, या फारूक सत्तार जो है उसके घर पे ऑपरेट करो, कहाँ भाग जाएगा? नहीं, उसके घर पे एक और आदमी था जिसको, लेकिन MQM के काफी लोग जो हैं वो, लेकिन मैं ये बात मानता हूँ। लेकिन आप ये बताएं कि जब हमारी कमेटीज, पार्लिमानी कमेटीज जब ये इंक्वायरियाँ करती है, और हम कहते हैं हमने किसी सिक्योरिटी एजेंसी की किसी बंदे को से पूछ लिया, वो कहते हैं हम आपके सामने जवाब दे नहीं, हमारे अपने जो है कोर्ट मार्शल और ये सिस्टम है, हम आपके जवाब दे भी नहीं है। लेकिन जब आप कर रहे हैं, आप हमारे SOP को भी कम से कम, अगर आप स्पीकर को बता दें कि हम आपके MNA या MPA के घर छापा मार रहे हैं, तो इसमें क्या अर्ज है? अब आप क्या है कि नहीं, आप ये सब वापस क्यों नहीं भिजवा देते आप रेंजर्स को? पीपल्स पार्टी बैठे मिलके फैसला करने, आप और जमात वापस भिजवा दें। अब इस पे है कि आप मतलब आप कहते हैं कि हम स्पीकर से नहीं पूछना चाहते? नहीं, इस बात पे नहीं है। अगर इतनी कबाहतें हैं इस ऑपरेशन के हवाले से, इतनी आप देखिए, हमें कबाहतें नहीं है। हम कहते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। बाकी हम बिल्कुल, हम कहते हैं हमने कुर्बानियां दी हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, ये बात नहीं। हमने शुरू किया, स्वात ऑपरेशन किसने शुरू किया? हमारे दौर में शुरू हुआ था ना। वज़ीर साहब ऑपरेशन हमारे दौर में शुरू हुआ था। हम तो नहीं चाहते कि ऑपरेशन बंद हो। हम नहीं कहा था, डेफिनेटली आए रेंजर्स आए वहां पर अमन कायम कर, तो ये नहीं कहते ना करे कायम। अच्छा, वैसे ये जो लोग, एक ज़िमनी सी बात सामने आ गई, MQM भी के लोग भी बाहर गए हुए हैं, कुछ आपके लोग भी बाहर हैं, वो कब वापस आएंगे? अवैस साहब हैं, अवैस मुजफ्फर टप्पी साहब हैं, उसके अंदर शर्जील मेमन साहब हैं, MQM की तरफ से भी बड़े बड़े नाम हैं जो बाहर। देखिए, मेरे ख्याल में शर्जील मेमन साहब तो नॉर्मली टीवी प्रोग्राम में होते भी हैं, तो जब आप उनको ले लें टीवी प्रोग्राम में से पूछ लें कब आप। अभी नहीं होता, अब नहीं होते। अब काफी अरसे से तो वो हम उनके सोशल मीडिया के ऊपर क्लिप्स ही देख रहे हैं, वो किसी रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं और लोगों को अब कहते हैं कि आप इधर क्या करने आए हैं पाकिस्तान में। लेकिन मैं आपको क्लिप्स के हवाले से बताऊं, मैंने देखे हैं 3-4 क्लिप्स, और आई थिंक दिस इज नॉट फेयर। अगर आप किसी मैं या कोई और एक फुटपाथ पे जा रहा हूँ और आपके पीछे लोग शुरू हो जाए और आपकी मूवी बना रहा हूँ, आपको गालियाँ निकाल रहा हूँ, ये कोई मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव चीज़ नहीं है कि आप एक दूसरे के पीछे आपकी पार्टी के लोग लगे रहें,
क्लिप्स बनाए और गालियां निकालें, आई डोंट थिंक सो दिस इज। लेकिन ये भी लीडर्स को सोचना चाहिए भाई कि अगर बाहर लान तान हो रही है तो अपने मुल्क में किसी तो फौजी इज्जत के है ना, किसी फौजी के पीछे बढ़ा है ना। नहीं फौजी के पड़े या नहीं, मैं देखो मैं तो एक इंडिविजुअल, एक ऐसे ही मैं कह रहा हूँ किसी एक और पाकिस्तानी की हैसियत से बात कर रहा हूँ। ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो सड़कों पे लंदन में जलीलो खार हो रहा है वो इधर क्यों नहीं आता? इधर तो इज्जत मिलती है ना। नहीं, इधर हम उसको घर में सब कुछ देते हैं, बेइज्जत होने के लिए उधर जाते हैं, जलील होने के लिए दूसरे मुल्कों में जाते हैं, टैक्सियां कराते हैं, सड़कों पे धक्के खाते हैं, लान तान करवाते हैं लोगों से, तो यहाँ इज्जत मिल रही है, इज्जत रास नहीं आती उनको। मसला ये नहीं, मैं कहता हूँ कि ये जो चीज शुरू हुई है ना, ये कोई ठीक पॉजिटिव जगह पे नहीं जा रही यार। ये पॉजिटिव या नेगेटिव, एक चीज पता लगी इज्जत और आदमी को कि मुझे लान तान होती है बाहर, क्या लेने जाता है वो? कौन कर रहा है? गोरे कर रहे हैं? नहीं, गोरे करेंगे, पाकिस्तानी करे, लानत तो है ना, लानत तो लानत है। या मेरे बंदे जैसे भी पड़े, आप बंदे नहीं ना, मेरे बंदे ने, देखो आप सब ने ये गंद मार मचाया है कि अमेरिका में और इधर जहां जहां ये पाकिस्तानी बैठे हैं, इंडिया ने ये नहीं किया, इनको पॉलिटिकल पार्टियों का हिस्सा बना दिया। एमक्यूएम लंदन चैप्टर, पीटीआई लंदन चैप्टर, पीपल्स पार्टी लंदन चैप्टर, कोई चैप्टर नहीं वो है। कोई शख्स जो है वहां पे पाकिस्तान की बात करने वाला कोई नहीं रह गया। कौन नहीं है? वजीर आजम जाता है यूनाइटेड नेशन में तकरीर करने, तो बाहर पीटीआई ये एहतजाज कर रही वैसे है। जिमनी बात थी, लेकिन ये- जब साहब बात दुरुस्त कर रहे हैं, ये चैप्टरान बना के वो कह रहे हैं कि चैप्टर बाहर नहीं है यार हमारे लोग अमेरिका में वो डॉक्टर जो तनवीर क्या मकानी है मनानी, वो चला रही है वहां पे, वो चलाती रही है पीपल पार्टी यार। नहीं यार, आप नहीं है। आप लोग मीडिया वाले ले आते हैं उनको पीपल पार्टी का बना के, और वो पीपल्स पार्टी को ताल्लुक ही तो नहीं। वो जो बातें करती हैं फैसल साहब तो टीवी के ऊपर बैठ के जरदारी साहब के हवाले से, उनको डिनाई करें आप फिर। हमने कहा हमारे पीपल पार्टी से उसको कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप उनके ऊपर केस कर दें, आप नेक्स्ट टाइम शी कम्स टू पाकिस्तान उनके ऊपर केस कर दें कि ये क्या गलत बातें करती हैं इतने पार्टी के इतने बड़े लीडर के खिलाफ। जुबैर बलोच की आवाज में निकली यार यहाँ पे, उसने कहा जी मैं पीपल्स पार्टी का जुबैर बलोच है। अच्छा वो मामला टीवी बैठ के एक बंदा कहे कि मैं ये हूं तो फिर आप मान जाएंगे? नहीं तो फिर पकड़ो नहीं यार आप लोग। कौन पकड़े? मैं फौज में या पुलिस में हूं या रेंजर्स में हूं? पुलिस नहीं, आप पीपल्स पार्टी। यार मैं तो नहीं, मैं पकड़ूं कल आप मेरे वैसे खिलाफ अगर यार, ये मैं- सवाल आपके लिए, अगर आप रेंजर्स में होते तो पकड़ लेते, अगर आप नहीं, पुलिस में ये- होते तो पकड़ लेते फैसल ये साहब। पार्टी का मसला मैं है। रेंजर्स में होता तो बहुत अच्छी तरीके से पकड़ वो लेता। रेंजर्स में होते ये ठीक है। नहीं लेकिन फैसल आप लोगों को चाहिए नहीं यार, कि उसका हमारी पार्टी- पार्टी से ताल्लुक ही नहीं है। जैसे आपने कल कहा है, अब उसके कहना मैं हुसैन हक्कानी का आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी, हमारा मौका आ गया कि हमारे साथ उससे ताल्लुक नहीं है। अब हमारे साथ ताल्लुक नहीं है, आप अगर मीडिया में बिठा दें, बोला था बात है आप पीपल्स मीडिया पार्टी में को बिठा लोग दें अच्छे उसको, नहीं और मिले, उसको- वो अबैंडन कर गए आप हक्कानी उसको साहब। मीडिया में बिठा दें और कहें कि जिसका भी उस पार्टी के साथ ताल्लुक है खामा खामा। अब फैजुल हसन चौहान साहब, मुझे मालूम है आप बड़ी शदोमत के साथ ये गुफ्तगू करने के लिए तैयार होंगे। मैं वापस आपको टॉपिक की तरफ लेकर आऊंगा। मुझे वो लिस्ट करके दीजिए स्टेप्स कराची के हवाले से। इस्तेदाद की बात हो रही है कराची के अंदर रेंजर्स की, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की। मुझे दुख होता है जब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और रेंजर्स का नाम आता है और पुलिस का नाम जो है कहीं पे लिखा नहीं आता, और आखिरी सत्र में लिखा होता है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद बढ़ाएंगे। अच्छा, पहले एक चीज़ तो मैं क्लियर कर दूं कि मेरे भाई ने कहा कि हमने जनाब अपने दौर के अंदर शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन किया 2011 से लेकर 2013 तक के, जब एफसी के नौजवान 25 अगवा हो चुके थे 2011 में, 2 साल तक पीपल्स पार्टी ने शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन नहीं किया था, ना आपके इशफाक परवेज़ कियानी साहब ने, ना आपकी हुकूमत ने। पहली चीज़ तो ये जनूबी clear कर लें। मैं कह रहा हूं। सुने, दूसरी चीज़ ये है जनूबी में कि यही तालिबान है कि जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दूसरे दौर में आपके नज़ीरुल्लाह खान बाबर साहब की क़यादत में पूरी दुनिया के नक्शे पे मार्ज़ वजूद पे आए थे। तालिबान का लफ्ज़ जो है ना, ये पीपल्स पार्टी का तुरा इम्तियाज़ और उसकी डिस्टिंक्शन है तालिबान के हवाले से। तीसरी चीज़ जो जनरल साहब ने बात रखी है ना, बड़ी एग्जैक्ट और करेक्ट और अप्रोप्रिएट है। मैं तो समझता हूँ, और हमारी पार्टी का भी ये स्टैंस है कि नेशनल एक्शन प्लान के जो असल जो उसकी मिथ थी ना, असल वो तो पहले दिन से निकाल दी थी आपकी एमक्यूएम ने, आपकी एएनपी ने, और आपकी जनाब वो जो नेशनलिस्ट है बलोचिस्तान के, उन्होंने मिल के जनाब कि पॉलिटिकल जो है ना कोई गद्दारी, पॉलिटिकल कोई इस किस्म की हरकत जो है ना, उसको आप जो है ना इसके दायरे कार में नहीं ला सकते। सिर्फ मजहबी को लेके आएंगे भाई, साल से खसूसन और पिछले 8 सालों से हद से ज्यादा खसूसन आपकी जितनी मुल्क दुश्मन ताकतें हैं, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके इस मुल्क के अंदर तबाही और बर्बादी का एक बाजार गर्म किया हुआ है। अब आप देखें, मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, महमूद खान अचकजई की जो पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, उसके खिलाफ नादरा का डीजी बलोचिस्तान का खत लिख रहा है आपके जनाब चौधरी निसार को, जो मैंने आपके एक प्रोग्राम के अंदर दिखाया भी था कि भाई जी एनडीएस के जो आपके एनडीएस के जो खुफिया एजेंसी है जो इस वक्त राह की गोद में बैठी हुई है अफगानिस्तान की, उसके अहलकार या आपके पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के इसका गवर्नर, इसका भाई महमूद खान अचकजई का, इसका वजीर जो दूसरा भाई है, वो सारे जबरदस्ती हमसे जो है उनके शनाख्ती कार्ड बनवाते हैं, उनको पाकिस्तानी बनवाते हैं, उनको आपकी जो पुलिस फोर्सेस के अंदर जो है वो इंडक्ट करवाते हैं। ये ऑन एयर बात कर रहा हूं, आज से 1 महीना पहले की सारी एक्टिविटी एमकेएम के हवाले से सारी दुनिया को पता है कि रॉ किस तरीके से क्या किरदार अदा कर रही है। अब बताएं, आपका नेशनल एक्शन प्लान जो तो लग गया खुडे लाइन,
अब वो कहां से आके आपकी या वो रेंजर्स या आपकी फौज या आपके सिक्योरिटी इदारे या और आके प्रोग्राम का टाइम भी इन्होंने खत्म हो सिर्फ गया। तालिबान का लफ्ज और मजहबी इदारों का शामिल करके आधे से ज्यादा डिफ्यूज कर दिया नेशनल एक्शन प्लान। फैसल करीम कुंडी साहब, फयाजुल हसन चौहान साहब और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कराची के हवाले से और ऑपरेशन के हवाले से चंद जो नुकात हमारे जहन में आते हैं वो ये भी हैं, लॉ इन्फोर्समेंट के अंदर इंटेलिजेंस की बात की जा रही है, शेयरिंग की, पुलिस को इस्तेदाद बढ़ाने की भी बात की जाए, उनके इक्विपमेंट की, उनकी ट्रेनिंग की, उनकी तादाद की भी बात की जाए, प्रोसिक्यूशन की भी बात की जाए, जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसिक्यूशन या गैदरिंग ऑफ एविडेंस है उसको भी इंप्रूव करना मकसूद है। जल साहब ने बात की कि रेंजर्स हैंड ओवर कर देते हैं 90 दिन के बाद आदमी को और उसके बाद केस का पता नहीं चलना, वो भी निजाम बेहतर करने वाला है। और अदालतों के हवाले से हमारे प्रोग्राम में बात हुई, रिफॉर्म्स की जरूरत है। फैसल शकील को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।